नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने कहा कि रोडा एक्ट में संशोधन के संबंध में कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। और यह सुनकर किसान प्रतिनिधि भी चौंक गए और राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया कि रोडा एक्ट के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेवल पर अप्रूवल के लिए नहीं आया है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस बारे में ज्ञापन देने आए प्रतिनिधिमंडल को भी बता दिया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभवन ने पत्रकारों को सूचित किया है कि कृषि भूमि नीलामी के संबंध में रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक राजभवन में नहीं आया। सच ये है कि राजस्थान सरकार ने 2 नवंबर 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में संशोधन किया था, जिससे 5 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने पर कुर्की और नीलामी पर रोक लग जाती, लेकिन ये बिल अभी तक राजभवन में विचाराधीन है। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील और प्रवक्ता सीबी यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसान राज्यपाल का घेराव करने गए और सरकार ने किसानों की 5 एकड़ जमीन की नीलामी रोकने के लिए बिल 1 साल पहले से राजभवन में भेज रखा है और वहीं राज्यपाल ने उसे मंजूरी नहीं दी और राज्यपाल किसानों के प्रतिनिधिमंडल से खुद नहीं मिले बल्कि सेक्रेटरी से मिलवाए। और ये बहुत शर्म की बात है कि राज्यपाल किसानों से नहीं मिलना चाहते और राज्यपाल के सेक्रेटरी ने कहा कि राज्यपाल के पास रोडा एक्ट का बिल नहीं आया और वो किसानों को शब्दों के जाल में फंसा रहे और अगर एग्जैक्ट रोडा शब्द नहीं लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है। और राज्यपाल की जानकारी में है कि किसानों की जमीन नीलामी रोकने का बिल है, जो बिल राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पास कर किसानों की 5 एकड़ से कम जमीन नीलामी से रोकने का बिल भेजा और अक्षरों के जाल में किसानों को गुमराह कर जालसाजिश नहीं करे और साइन करके गवर्नर बिल को वापस भेज दे ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं राज्य में नए सिरे से कांग्रेस सरकार ने कुछ महीने पहले भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर गुटबाजी खत्म होने का दावा किया था, लेकिन ये कहना तक ही ठीक नजर नहीं आ रहा। और वहीं सरकार की ओर से पिछले दिनों गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के लिए जिन मुख्य अतिथियों की लिस्ट जारी की है उसमें पूर्व डिप्टी सीएम का कहीं भी नाम नहीं है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व आज भी उन्हें बतौर लीडर के कई राज्यों में स्टार चुनाव प्रचारक के रूप में भेजती है। और वहीं इसके बावजूद सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने उन्हें अन्य जिलों में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के तो भेजना दूर की बात रही, खुद के निर्वाचन जिले टोंक में भी चीफ गेस्ट बनाकर भेजना उचित नहीं समझा। और वहीं इसको लेकर उनके समर्थक में भी मायूसी है और केंद्रीय पार्टी नेतृत्व भले ही पायलट को तवज्जो दे रहा है, लेकिन आज भी राज्य सरकार के मुखिया पायलट को इग्नोर कर रहे हैं। और हम साथ साथ वाली बात तो महज दिखावा है और सरकार ने 30 जिलों में मंत्री आदि जनप्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के लिए लगाए गए हैं और इनकी लिस्ट गत दिनों शासन सचिव जयपुर जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने जारी की है और इसमें टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कहीं भी नहीं लगाया गया और उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें नहीं लगाया गया। और टोंक में भी मंत्री राजेंद्र गुड़ा को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में लगाया गया और वो ही 26 जनवरी को खेल स्टेडियम में झंडारोहण करेंगे। वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और वहीं कोविड गाइडलाइंस के कारण शादी में भीड़ जुटाना भी मना है, लेकिन भरतपुर में एक बर्खास्त थानेदार ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर बेटी की शादी की और उसने अपनी बेटी को दहेज में 1,15,01,01 रुपए नगद दी और इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए से ज्यादा कन्यादान की राशि भी उसके ससुराल वालों को सौंपी गई। और इतनी बड़ी राशि की दहेज में देने का एक वीडियो सामने आया और इसमें एक व्यक्ति दहेज में दी गई रकम की घोषणा कर रहा है और एक थाली में रखी 500 रुपए के नोटों की गड्डियां दिख रही है। और इतनी बड़ी रकम दहेज में देने के बाद शादी भरतपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और वहीं दरअसल उज्जैन कस्बे की तियापट्टी कॉलोनी में 23 जनवरी को बर्खास्त थानेदार
अर्जुन सिंह की बेटी दिव्या कुमारी की शादी थी और करौली के कैमरी से बारात आई थी और बारात के स्वागत सत्कार के बाद कन्या पक्ष की ओर से बारातियों को 511 रुपए और एक पगड़ी बतौर मिलनी दी गई और वहीं दूल्हा दीपक आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर है और शादी समारोह में सरकारी रोक के बाद भी करीब 800 लोग शामिल हुए, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो भी तब जबकि नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना, उज्जैन प्रधान हिमांशु अवाना और पूर्व विधायक घनश्याम महर और पूर्व विधायक ब्रिजेंद्र सुपा के बेटे दिनेश सुपा समेत कई प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वहां भीड़ जुटने दी और भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि शादी के बारे में मुझे भी वीडियो के जरिए पता लगा और इस मामले में उज्जैन एसडीएम से रिपोर्ट भी मांगी गई है। अगर शादी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में स्थायी कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने सोमवार को पदभार संभाल लिया और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के प्राचार्य रहे प्रोफेसर भालेराव तीसरे स्थायी कुलपति हैं और कुलपति का पद अक्टूबर 2020 में खाली हुआ था और वहीं प्रोफेसर अरुण कुमार पुजारी के रिटायर होने के बाद यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर नीरज गुप्ता के पास कार्यवाहक कुलपति के तौर पर जिम्मेदारी रही और पदभार संभालने के बाद कुलपति भालेराव ने सभी डीन, एचओडी, फैकल्टी मेंबर्स और अफसरों की मीटिंग भी ली और उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है सभी के सहयोग से सीयूआर को देश की नंबर 1 सेंटर यूनिवर्सिटी बनाने का है और इसके लिए हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ काम करने की बात उन्होंने कही। राष्ट्रपति और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने 5 साल के लिए प्रोफेसर भालेराव को कुलपति बनाया और उनके पदभार ग्रहण करने पर सीयूआर के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर नीरज गुप्ता, कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रोफेसर डीसी शर्मा सहित सभी फैकल्टी मेंबर्स, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी और गौरतलब है कि भालेराव भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में बतौर प्राचार्य और डीन ऑफ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में जून 2003 से 21 जनवरी 2022 तक कार्यरत थे और उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में पीएचडी डायरेक्टरेट की है और उन्हें 35 साल से ज्यादा का शैक्षणिक अनुभव है, जिनमें 18 साल तक भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में बतौर प्राचार्य सेवा दी और उनके कार्यालय में ये कॉलेज NIRF MHRD भारत सरकार द्वारा लगातार 6 सालों तक शीर्ष 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक चुना गया। अलवर में 11 जनवरी को मुखबधिर नाबालिग की लहूलुहान मिलने के मामले में अभी तक पुलिस का खुलासा नहीं हो सका है और जबकि पुलिस की जांच भी पूरी हो चुकी है और अब पुलिस के अधिकारी FSL रिपोर्ट के आने का हवाला देने लगे और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कभी भी खुलासा हो सकता है और पुलिस की जांच में नाबालिग का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस उसके तथ्यों का खुलासा करेगी और असल में नाबालिग से रेप होने के फैक्ट्स पर पुलिस के सामने नहीं आया और इस कारण पुलिस का दावा है कि बालिका का एक्सीडेंट हुआ और बस के बगल से निकलती बाइक ने बालिका को टक्कर मारी है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आई। लेकिन जिस बाइक चालक ने टक्कर मारी उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और जिसने अपने बयान में यह बताया कि बालिका को उससे टक्कर लग गई थी। इसके बाद वो सीधा आगे निकल गया, लेकिन बालिका के प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव कैसे हुआ ये किसी को नहीं मालूम और इस बारे में पुलिस की खुलासा कर सकेगी। और वहीं बालिका के लहूलुहान मिलने की घटना का खुलासा नहीं होने को लेकर सर्व समाज का अलवर में विरोध जारी है। पहले पुलिस ने बालिका के साथ सेक्सुअल असोल्ट की घटना होने की संभावना लगी थी और लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर रेप की संभावना से इनकार कर दिया था और उसके बाद पुलिस की जांच अभी जारी है, जबकि इस मामले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन भी हुआ है। और राजस्थान के बूंदी जिले के नैनवा इलाके में पति के दोस्त ने मारपीट कर विवाहिता से रेप करने का मामला सामने आया
और पीड़िता के पति ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। और वहीं थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नैनवा निवासी 30 वर्षीय विवाहिता के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और रिपोर्ट में बताया कि आरोपी हंसराज मीणा उसका दोस्त है और पिछले 2 सालों से उसका घर पर आना जाना भी है और पिछले 1 महीने से काम के सिलसिले में वो टोंक गया हुआ था। और 20 दिन पहले आरोपी हंसराज ने उसकी पत्नी का कॉल कर घर पर मिलने आने की कहा और मना करने के बाद भी वो घर आ गया और आरोप है कि हंसराज मीणा ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और पास ही खेत में ले जाकर रेप किया गया। और रविवार को वापस घर लौटने पर उसकी पत्नी ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद आरोपी दोस्त के खिलाफ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं 1.5 साल की बच्ची का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया और वीडियो में बच्ची पानी में डूबते नजर आ रही और बच्ची 1 मिनट तक पानी में तड़पती रही और आसपास से गुजर रहे लोगों को इसकी भनक नहीं लगी और कुछ देर बाद एक महिला को पता लगा तो चीखने चिल्लाने लगी। तभी एक राहगीर ने बच्ची को पानी से निकालकर जान बचा ली और मामला कोटा के रायपुर स्थित राधे विहार कॉलोनी का है। अमरचंद के घर सोमवार को कोई प्रोग्राम था और परिजन घर में व्यस्त थे और अमरचंद किसी काम से गया हुआ था और उसकी बेटी भव्या पारता खेलते खेलते घर के बाहर पहुंच गई और वो खाली बोखंड में भरे पानी में चली गई और डूबने लगी और मासूम खुद ही बच्चे की कोशिश करने लगी और उधर से गुजर रही महिला शोर मचाने पर राहगीर ने बच्ची को बाहर निकाला और आवाज सुनकर बच्ची के घर वाले भी बाहर आए और युवक ने बच्ची के शरीर से पानी भी बाहर निकाला और वहीं राहगीर अपना नाम पता बताए बिना ही मौके से चला भी गया। और हैरानी की बात यह है कि इससे पहले एक महिला भी उधर से गुजरी लेकिन उसकी नजर बच्ची पर नहीं पड़ी और बच्ची की हालत फिलहाल ठीक बताई गई। और बच्ची के पिता अमरचंद का कहना है कि मौके से निकल रहा राहगीर भगवान बनकर ही आया था जिसने बच्ची की जान बचा ली, हमें तो उसका नाम तक नहीं पता है। और वहीं अलवर में 4.5 महीने से गायब 13 साल के किशोर का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई और वहीं अवैध ब्लास्टिंग माफिया पर हत्या की आशंका जताई है और मौके पर पहुंची कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने पुलिस अधिकारियों को कहा, ये कौन से मेरे रिश्तेदार हैं, जांच नहीं करते हो तो गेट आउट। और वहीं दूसरी जगह जाओ। किशोर की पहचान गिरिराज के बेटे रामनिवास के रूप में हुई है और ग्रामीणों ने बताया कि रामनिवास के घर के पास कुछ लोग अवैध खनन करते हैं और ब्लास्ट से पत्थर के टुकड़े दूर तक जाते थे। और वहीं बताया जा रहा है कि रामनिवास कई बार अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत कर चुका था और गांव वाले इसी को उसके बेटे की मौत का कारण भी मान रहे और अंदेशा है कि किशोर की मौत होने पर उसे पहाड़ पर फेंक दिया गया और किशोर की खोपड़ी भी फटी हुई थी और वहीं ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर के नीचे आया है। और वहीं कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने परिजनों और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि एक भी धारा कम नहीं लगेगी और ऐसा होता है तो मैं आपके बीच नहीं आऊंगी। और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 302 का मुलजिम होना चाहिए और वहीं मुझे और गांव वालों के बीच में आकर ये बताओ कि यह आरोपी था। और वहीं डिप्टी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और वहीं पीड़ित परिवार से बातचीत की गई और मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। और गांव की महिलाएं पहाड़ में घास काटने गई थी और महिलाओं को कंकाल दिखा और पास में ही पैजामा भी पड़ा मिला और उससे उनको संदेह हुआ तो गांव के लोगों ने बताया जहां कंकाल मिला वहां से हाथ पैर की हड्डियां और कपड़े और चप्पल भी बरामद हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर की पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है और वहीं जोधपुर पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने कांस्टेबल की कार और 23 किलो डोडा जब्त किया और पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। और बोरा नाडा एसीपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि हमें पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी मिली थी कि पुलिस कमिश्नरेट का एक पुलिसकर्मी अपनी कार में डोडा तस्करी कर रहा है और कांस्टेबल कुड़ी की ओर आ रहा था और इस सूचना के बाद नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों ने कार को रुकवाया जिसे कांस्टेबल हरि विश्नोई चला रहा था और हरि विश्नोई जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में चेतक का ड्राइवर रह चुका था और उसे सभी पुलिसकर्मी भी जानते हैं और जांच के दौरान उसने कहा कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन एसीपी जयप्रकाश अटल ने कांस्टेबल
और उसकी कार को कुड़ी भक्तासानी थाने भिजवा दिया। और वहीं एसएचओ पुलिस थाना कुड़ी भक्तासानी जोधपुर मनीष देव ने कहा कि थाने में उसकी कार की तलाशी ली गई, जिसमें एक बोरे में 23 किलो डोडा पोस्ता मिला है।